गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एनडीसी क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारी करंट अफेयर्स की क्लास की 2020 सीरीज की आज तीसरी क्लास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले वाली दो क्लासेस को ढंग से देखा होगा, उनको नोट भी किया होगा और इसी तरीके से आप नोट करते चलें ताकि आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, विशेष तौर से शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आपको उचित सफलता मिल सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी तीसरी क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन खेल संबंधित है। निम्न में से कौन एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला स्कीट टीम की सदस्य नहीं है? हमें पूछा गया है कौन सी ऐसी महिला है जो स्कीट टीम की सदस्य नहीं है। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप जो 2024 में आयोजित हुई, ये कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई कुवैत सिटी के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो कई तरह की स्पर्धाएं होती है, ठीक है, शूटिंग से संबंधित। उनमें ट्रैप, स्कीट, ये सब प्रतियोगिताएं इसके अंतर्गत आयोजित होती है। ट्रैप टीम भी होती है, स्कीट टीम भी होती है। तो स्कीट टीम की ऐसी कौन सी सदस्य जो है वो इसमें से नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं नाओरेम रोशिबिना, गनेमत सेखो, माहेश्वरी चौहान और रायजा ढिल्लो। तो इसमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा नाओरेम रोशिबिना। नाओरेम रोशिबिना के नाम के पीछे आप देखते हैं रानी भी लिखा रहता है। ये बेसिकली मणिपुर से संबंधित है और इनको जो है वो ये शॉटगन में भाग न लेकर के एक कंपटीशन होता है वुशु, उसकी एक खिलाड़ी है। और आपको पता होना चाहिए इस वर्ष जो अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे, उन अर्जुन पुरस्कार कितने जनों को दिए गए? टोटल 26 जनों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए। उनमें से एक जो थी वो नाओरेम रोशिबिना रानी थी और इनका संबंध कौन से राज्य से है? मणिपुर से है। जबकि ये तीन जो गनेमत सेखो, माहेश्वरी चौहान और रायजा ढिल्लो ने टीम के रूप में काम करते हुए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये किताबों से संबंधित है, सुमेलित करने वाला। एक तरफ जो है आपके बुक के नेम दिए हुए हैं और एक तरफ उनके लेखक। तो आप मिलान करते हैं। क्या किताबें हैं देखें। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, द कॉन्स्पिरेसी, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर एंड एंगर मैनेजमेंट। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी आपको पता है किस्मत से किसको या मेहनत से मिलते हैं। 4 स्टार्स जो होते हैं वो सेना के अंदर दिए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं वो पहले थल सेना के अध्यक्ष रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। द कॉन्स्पिरेसी, ये जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति थे पहले गोटबाया राजपक्षे, उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, ठीक है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, ये पुस्तक के बारे में मैंने पहली कक्षा में भी जिक्र किया था। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर ये जो बुक है वो हमारे जो उर्वरक मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जबकि एंगर मैनेजमेंट भी पहले आया हुआ है। एंगर मैनेजमेंट ये गुस्से पे कंट्रोल वाली कोई किताब नहीं है, ये भारत पाकिस्तान के रिश्तों को दर्शाने वाली किताब है जो लिखी गई थी अजय बिसारिया जी के द्वारा, जो वर्तमान में कनाडा में राजदूत है। जबकि उस समय में कोविड से पहले ये भारत पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिश्तों के ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी। तो आइए देखें कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ए का जो मिलान किससे हो जाएगा? 4 से। तो ए का मिलान 4 से हो जाएगा। तो ये जो ए का मिलान हो जाएगा 3 से। ए का मिलान किससे हो रहा है? 3 से। तो ये जो है इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए का मिलान 3 से इस ऑप्शन में भी है, बी का मिलान 4 से दोनों में है इसके अंदर। जबकि सी फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर ऑप्शन 1 यानी ये, तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? आपके सी, ठीक है। तो ये किताबें कुछ महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये है पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार
2024 में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया। आपको यह बताना है कि यह हॉस्पिटल भारत के किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले थोड़ा इस पुरस्कार के बारे में भी बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, आपको पता होना चाहिए, इनका जो 23 जनवरी को अपने किस रूप में मनाते हैं, पराक्रम दिवस। और युवा दिवस कब मनाते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है और प्रति वर्ष जो है वो चुनिंदा कैटेगरीज के अंदर जो है वो ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार इस हॉस्पिटल को दिया गया, ये हॉस्पिटल जो है बेसिकली आपके सेना के अंदर जो है वो कार्यरत रहती है और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय कोई मुद्दा है उसमें भी ये हेल्प करती है। जैसे गत वर्ष जो तुर्की या टर्की जो है पहले नाम था, और सीरिया के अंदर जो भूकंप आया था, तो वहां पे भी इस हॉस्पिटल ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। इसे पुरस्कार के रूप में राशि कितनी मिली अगर पूछें तो वो राशि मिली 51 लाख। संस्था के रूप में 51 लाख दी जाती है, जबकि व्यक्तिगत पुरस्कार के रूप में यह राशि जो है वो 5 लाख रहती है। और ये जो हॉस्पिटल है वो कौन से राज्य में है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब ये कनेक्ट कर सकते हैं आप बात को। पैरासूट अगर कोई पहन करके जंप करता है तो वो क्या दिखा रहा है, पराक्रम। तो पराक्रम दिवस के ऊपर पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को क्या दिया गया, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा पश्चिम बंगाल के किस गांव में देश की हथियार प्रणालियों के लिए परीक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। तो आप देखें कौन से राज्य की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल। समुद्र तटवर्ती इलाका है और ये चारों जो है वो पश्चिम बंगाल के गांव हैं। और इनमें से जो गांव है जहाँ पे वेपन, जो हथियार है, वेपन को डेवलप करने के लिए जो केंद्र बनाया जा रहा है। इससे पहले जो आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा के अंदर भी, उड़ीसा जो है वहां पर भी एक केंद्र है, उसका नाम क्या है, चांदीपुर। तो चांदीपुर केंद्र के ऊपर तो पहले से ही है। और ये जोनपुर भी है, वो भी समुद्र तट का इलाका है। यहाँ पे डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना में पहले भी क्लासों में बता चुका हूँ, कब हुई थी, 1958 में। तो इनके द्वारा जुनपुट पश्चिम बंगाल के एक गांव में आगामी समय में एक केंद्र वेपन्स को डेवलपमेंट करने के लिए बनाया जा रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राज्य में, आसान राज्य संबंधित क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये, राज्य में नवीनतम पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित किस जिले में है। कुपोषण के लिए एक ऐप या एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, पोषण ट्रैकर रिपोर्ट। उसके अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला जो है जहां पे सर्वाधिक कुपोषित है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर, उदयपुर। अब देखें, अगर इसको अपने आंकड़ों में देखें तो 1.94 लाख, 1 यानी 1,94,000 कुपोषितों को चिन्हित किया गया। उनमें उदयपुर लगभग 12,976 जो हैं वो कुपोषण के शिकार हैं। अगर आपसे इस प्रश्न में पूछा जाता सबसे कम, तो सबसे कम जो है कहाँ का क्षेत्रफल है, आपको पता है, जैसलमेर। तो जैसलमेर के अंदर जो है वो 2,246 के आसपास ही कुपोषित है। जबकि सर्वाधिक पूछा जाए तो वो कौन से जिले में हो जाएंगे, उदयपुर में। आपको पता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के ऊपर भी ये देखा गया है कि 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक जो बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं उनके लिए पोषण की उपयुक्त व्यवस्था होती है। उसके बावजूद भी ये जो आंकड़े हैं वो थोड़े से गंभीर है और सर्वाधिक किस जिले के अंदर है, उदयपुर में, ध्यान रखें। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नारी शक्ति के ऊपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखें क्या चीज है। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या व विकास आयोग, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीडीपी, के वार्षिक सम्मेलन में बालिका व महिला सशक्तिकरण हेतु अनुभव साझा करने वाली महिला कौन है। इसमें 4 महिलाओं के नाम दिए हुए। पहले महिला रूपा देवी आया हुआ है। रूमा देवी ज्यादा फेमस नाम है, आपको पता है। रूमा देवी संबंध कौन से जिले से, बाड़मेर। और इनको पहले नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है, आपको ध्यान में होना चाहिए। और ये केबीसी प्रोग्राम में भी आई थी।
अब ऑप्शन दूसरा है संजना जाटव, नीरू यादव, सोनाली सुथार। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नीरू यादव। रूमा देवी के बारे में आप जानते हैं, ये नारी शक्ति पुरस्कार पहले दिया गया था और जो बाड़मेर से संबंधित है। संजना जाटव जो है इस वर्ष जो राजस्थान की लोकसभा में 3 महिलाएं जो निर्वाचित हुई है उनमें से कांग्रेस, और स्थान की अगर बात की जाए तो कौन सा जिला हो जाएगा, भरतपुर से सबसे कम उम्र की दलित महिला निर्वाचित हुई, उनका नाम क्या है, संजना जाटव। अगर मैं बात करूं नीरू यादव, जो सही इसका जवाब है, नीरू यादव जो है वो झुंझुनू के एक ग्राम पंचायत है अहिर लांबी, वहां से संबंध रखती है। ये वहां पे जो है वो सरपंच है और इन्हें फेमस नाम आपको पता होना चाहिए, हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन्होंने इस वर्ष यूएनओ के सीडीपी के वार्षिक सम्मेलन के अंदर क्या दिया था, अपना अनुभव साझा किए थे। सोनाली सुथार, ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है ऑप्शंस के रूप में। सोनाली सुथार इनकी कौन सी कृति के लिए, पहली 2 कक्षाओं में आप जाकर के देखें, उस कृति का नाम भी आया हुआ है, ठीक है। उन्हें कृति के लिए साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था और इनका संबंध कौन से जिले से है अगर पूछे तो बीकानेर से, ठीक है। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, ये जानने के लिए आपको पहले 2 कक्षाओं वापस से जाना पड़ेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दिसंबर 2023 तक सौर ऊर्जा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के अनुसार राज्यों को अवरोही क्रम में जमाइए। अवरोही क्रम का मतलब ये हो गया जिसकी सौर ऊर्जा सर्वाधिक है उसको पहले, तत्पश्चात घटते क्रम में। अगर मैं बात करूं गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु, आपको पता होना चाहिए हमारा राजस्थान जो है वो इस फेरहिस्ट में प्रथम पायदान के ऊपर आता है, ठीक है। अगर बात करूं सेकंड तो वो गुजरात है, और अगर थर्ड की बात करें तो ऑप्शंस देख लेते हैं, सी पहले नंबर पे, उसके बाद में ए, तो सी ए, उसके बाद में आ जाएगा थर्ड नंबर पे कर्नाटक और फोर्थ नंबर पे आएगा तमिलनाडु। अगर मैं बात करूं दिसंबर 2023 तक ऑलमोस्ट लगभग 73.2 गीगावाट की क्षमता को उत्पादित किया, और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं लगभग 18.8 गीगावाट जो है वो सौर ऊर्जा राजस्थान के द्वारा प्राप्त कर ली गई है। गुजरात की लगभग 10 गीगावाट के आसपास है, जब कर्नाटक और तमिलनाडु की उनसे कुछ कम है। ओवरऑल पूछे तो कितना हो जाएगा, 73.2 गीगावाट, ठीक है। और कल मैंने आपको बात बताई थी कि 2030 तक इसको जो 155 गीगावाट जो है करने का उद्देश्य है, और इस हेतु SIGHT साइट नाम से कार्यक्रम भी भारत के अंदर चलाया जा रहा है। वो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर है और आगे सौर ऊर्जा के ऊपर भी कई कार्यक्रम हैं, तो इसके बारे में इसकी फुल फॉर्म जरूर बताएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सी, यानी सबसे ज्यादा राजस्थान, उस तत्पश्चात गुजरात, फिर कर्नाटक और बाद में तमिलनाडु। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर बनाया गया है। आपको पता है चर्चित स्थान के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें से ऑप्शंस है भिंडा बाड़मेर, जाड़न पाली, मुंडिया टोडा भीम और छित्रोली जयपुर। तो इसका सही जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, जार्डन पाली के अंदर विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर बनाया गया है। अगर इनके ऑप्शंस ये भी फेमस स्थान है, चर्चा में रहे हैं, इनके बारे में बात करते हैं, तो जो भिंडा बाड़मेर है वहां पर जो हमारे ऊर्जा मंत्री राजस्थान के हीरालाल नागर जी, उनके द्वारा अभी 2 मेगावाट व 1 मेगावाट का सोलर प्लांट का यहाँ पे उद्घाटन किया गया था, इसलिए ये स्थान चर्चा में है। अगर मैं बात करूं मुंडिया टोडा भीम, जो कि गंगापुर सिटी का एक स्थान है, शहर है, छोटा कस्बा है, वहां पे जो है वो कर्नल बेंसला जी जो है इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया था, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं छित्रोली जयपुर, तो ये भी स्थान आगे भविष्य में जाना जाएगा। यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम आजाद जी जो हैं
अब्दुल कलाम आजाद बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क निर्माणाधीन है, तो इसलिए जाना जाएगा। तो चारों ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं आपको एक चर्चित स्थान के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन इस प्रश्न में ओम आकार का पूछा गया है, तो ये किसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा जार्डन पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वच्छता संबंधित, बिल्कुल। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो 2023 के लिए इस वर्ष दिए गए थे, उसमें इंदौर के साथ संयुक्त रूप से प्रथम किस शहर को दिया गया है? देखिए इंदौर, इंदौर आपको पता होना चाहिए लगातार 6 बार, इस बार सहित लगातार 6 बार भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में इसकी गिनती होती है। लेकिन अगर सेकंड नंबर पे या इसके साथ संयुक्त रूप से कोई आया है तो वो शहर है गुजरात का, कौन सा? सूरत। यानी गुजरात के सूरत शहर ने अपनी सूरत को सुधारा है और इसने इंदौर के साथ इस बार संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। हाँ, अगर थर्ड स्थान आपको पूछे तो वो है मुंबई। तो ये भी ध्यान रखें, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 इंदौर जो लगातार था, लेकिन इस बार इंदौर के साथ सूरत ने भी प्रथम स्थान को साझा किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां वित्त आयोग, देखिए 15वां वित्त आयोग पहले चल रहा था, 16वां वित्त आयोग जो आगे 1 अप्रैल 2026 से क्रियान्वयन के रूप में आएगा, लेकिन इसका जो अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इसमें जो ऑप्शंस है अजय नारायण झा, अरविंद पनगड़िया जी, ऋत्विक रंजनम पांडे, एन.के. सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। आपको एक जानकारी, एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, आप मुझे बताएं कि अरविंद पनगड़िया जो है वो भारत के अंदर जो एक संस्था 2015 के अंदर बनाई गई उसके उपाध्यक्ष थे और इन्हें आगामी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो वो किस संस्था के उपाध्यक्ष थे ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अरविंद पनगड़िया बहुत फेमस नाम है, आप जानते हैं। इनके भाई भी थे जिनका कोविड के बाद में देहांत हो गया, अशोक जी पनगड़िया, शानदार न्यूरोलॉजिस्ट, जयपुर में सभी उनको जानते हैं, आपने भी नाम सुन रखा होगा। तो ये जो हैं इन्हें कौन से आयोग का उपाध्यक्ष पहले बनाया गया था, किससे संबंधित है वो आप जरूर बताएं। एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह जो हैं इससे पहले वाला यानी जो 15वां आयोग था उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। जबकि अन्य 2 ऑप्शंस हैं वो 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में अरविंद पनगड़िया जी के साथ में कार्यरत रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप देखें, सेकंड ग्रेड के लिए जीके का फ्री बैच रोजाना 12 बजे 2020 सीरीज के रूप में जल्द ही आपके बीच में आएगा। ऋचा मैडम पुनः आपको रोजाना भारत के भौगोलिक परिचय से शुरुआत करते हुए भारत के संपूर्ण भूगोल जो कि सेकंड ग्रेड के संपूर्ण सिलेबस को कवर करता है, जल्द ही 2020 सीरीज के रूप में कक्षाएं प्रारंभ होने वाली है। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो एनडीसी प्लेटफॉर्म से जल्दी से जल्दी जुड़ें ताकि आगे से आगे आप अपडेटेड रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है पद्मश्री। इस वर्ष जो पद्मश्री दिए गए थे, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले डॉक्टर राधेश्याम पारीक का संबंध कौन से जिले से है? आपको ये बताना है। पद्मश्री इस वर्ष दिए गए थे, उनका संबंध जो है सीकर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू। सही जवाब हो जाएगा झुंझुनू। यानी एक आपको बता दूं, राधेश्याम जी पारीक है 90 ईयर्स, 90 प्लस उम्र के व्यक्ति हैं, लेकिन ये वर्तमान में आगरा जो है, आगरा में लगभग आप देखें 40 से 50 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इनका जो मेन ये जो मेडिसिन है वो होम्योपैथिक मेडिसिन से इन्होंने देश भर में कई इलाज किए हैं, बहुत रेनोन्ड डॉक्टर हैं। और इनके ही लेगेसी से वहाँ पे पारीक होम्योपैथिक सेंटर जो आगरा में संचालित हो रहा है, वर्तमान में चल रहा है। और इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से ये पूछा जाए तो वो जिला कौन सा है? झुंझुनू। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे है? ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे है? ऑप्शंस क्या क्या है पहले इन पे देखते हैं। पहला ऑप्शन है कैरेबियाई देश हेती में फंसे भारतीयों को निकालना, पश्चिमी रेलवे द्वारा यात्रियों का खोया हुआ सामान लौटाना, सूडान में उत्पन्न संकट से भारतीय नागरिकों को वापस लाना, और लास्ट ऑप्शन है इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा मुहैया करवाना। ये घटनाएं पहले की है, लेकिन जो इस वर्ष घटना हुई थी कैरेबियाई आप जानते हैं वेस्ट इंडीज के आसपास के द्वीपों में, उसमें वहां एक नजदीक में देश है हेती के अंदर जो भारतीय फंस गए थे उनको निकालने के लिए उद्देश्य से ये ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो इस वर्ष संचालित किया गया था। एस जयशंकर जी द्वारा इसकी ट्वीट में जानकारी भी दी गई थी और ये उससे संबंधित है। जबकि अन्य ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। पश्चिमी रेलवे द्वारा जो यात्रियों का खोया सामान लौटाया जाता है वो ऑपरेशन या वो योजना क्या कहलाती है? अमानत। आपकी अमानत आपके हवाले करता है कौन? पश्चिमी रेलवे। सूडान एक देश है, वहां पे संकट जो उत्पन्न हुआ था उसमें भारतीय नागरिकों को वापस लाए थे, वो जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। जबकि इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी सुविधा जो गत वर्ष आपको पता है 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल व हमास के मध्य में गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा है, और आपको मैंने पहले ही बताया था इसका जो रिपोर्टर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जो पहली क्लास में मेंशन, आप जरूर देखें। ये जो वहां पे अपने भारतीय फंस गए थे उनको लाने के लिए जो कह सकते हैं ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय। ठीक है, और आपको बताना है कि विशाल पांडे लेखक का नाम मैं आपको बता देता हूं। विशाल पांडे के द्वारा कौन सी पुस्तक 25 पेज की छोटी पुस्तक लिखी गई थी जो इजराइल और हमास के मध्य में युद्ध की हमें जानकारी देता है, वहां आंखों देखा हाल बताता है। तो इनमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कैरेबियाई देश हेती में फंसे भारतीयों को निकालना, ऑपरेशन इंद्रावती। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आसाम में अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये जो है वो उस मूर्ति का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी और स्टैच्यू ऑफ वेलर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ वेलर। वेलर कहते हैं जो अदम्य साहस या पराक्रम दिखाने के लिए लचित बोरफुकन जो कि क्या थे? अहोम, जो एक वहां पे जो जनजाति है उसके सेनापति थे, उनकी 125 फुट की मूर्ति का अनावरण किया गया अदम्य साहस, निर्भीक साहस की वजह से, स्टैच्यू ऑफ वेलर। जबकि अन्य के बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता होना चाहिए कौन से राज्य में है? गुजरात में, और ये सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा है विश्व की, और कितने मीटर ऊंची किसकी है? आपको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ये पता होना चाहिए कि ये जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, उन्होंने उस समय में जब देश आजाद हो रहा था सारी रियासतों को एकीकृत करने का प्रयास किया था, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको और बताता हूं मैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए ये है 597 फीट। सारों की बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है 597 फीट है। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं, थोड़ा सा आप देखें, 3.28 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर अपने इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका आंसर आएगा 182 मीटर। 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा है। ये बहुत एक तथ्य से जुड़ी हुई है। गुजरात, राजस्थान में आपको पता है विधानसभा की 200 सीटें हैं, जबकि गुजरात विधानसभा में 182 सीट। नया फैक्ट है आपके लिए, गुजरात विधानसभा में 182 सीट को ध्यान में रखते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो लंबाई है वो भी कितनी रखी गई है? 182 मीटर। इंपॉर्टेंट बात थी, आप ध्यान रखें।
ठीक है, किसी भी फीट को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे डिवाइड करते हैं, मीटर में कन्वर्ट होता है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान से संबंधित है। विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम इसका नाम है, आपको पता है। बैठी हुई मूर्ति सबसे बड़ी भारत के अंदर है, तो वो है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, नाथ द्वारा के अंदर। आपने फोटो में देखा होगा, कुछ लोग वहां विजिट भी करके आए होंगे। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूपम, ये जो है महादेव जी की बैठी हुई मूर्ति जो है वो कहां पर, कौन से जिले में है, तो वो जिला हो जाएगा अपने नाथ द्वारा के अंदर जगह है वहां पे। नाथ द्वारा में विश्वास स्वरूपम में ये 369, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 369 फीट ऊंची है, सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। अगर खड़ी में बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब बात आती है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। इक्वेलिटी कहते हैं समानता या समता, समानता या समता। रामानुजाचार्य नाम सुना है आपने, ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ था बताएं कमेंट बॉक्स में, आपको बताओ, इतिहास के विद्यार्थी होंगे तो निश्चित आपको पता होगा। साथ ही साथ इनके द्वारा फिलोसफिकल कौन सा सिद्धांत दिया गया था, ठीक है ना, विशिष्ट द्वैतवाद, उनके प्रवर्तक। 1017 में इनका जन्म हुआ और 1000 साल बाद में जब इनकी जन्म शती आई, जन्म सहस्त्राब्दी आई, उस समय में इसको स्थापित किया गया। कौन से राज्य में, तेलंगाना में ये स्थित है। समानता इक्वेलिटी पे रामानुजाचार्य की। जबकि हमें यहां पूछा गया है लचित बोरफुकन 125 फुट, ये जो प्रतिमा है वो कहां पे है, वो असम के अंदर है और वीरता अदम्य साहस को दर्शाने के लिए बनाई गई। तो चारों की चारों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा है। रीसेंट क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, देश जुड़ते रहे, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा माल्टा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल करने वाला भारत था, क्योंकि यहाँ पे सौर ऊर्जा को लेकर के अच्छी संभावनाएं हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो भारत के अंदर ही जगह है, गुरुग्राम, जिसको आप पहले गुड़गांव कहते थे, गुरुग्राम के पास स्थित है। और इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर ये प्रश्न तो है ही कि 119वां देश कौन सा जुड़ा। अगर आपसे पूछे, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, 100वां कौन सा देश है जो इसमें स्थायी रूप से जुड़ गया है। एक तो सदस्य देश होते हैं, एक स्थायी रूप से जुड़ने वाला 100वां देश कौन सा है, अगर आपको पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माल्टा। जबकि इससे पहले 115, 116 ये जो सारे देश, न्यूजीलैंड 114-15 पे जुड़ा, तो ये, लेकिन रिसेंट में कौन जुड़ा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, माल्टा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन 12 से 14 जनवरी 2024, कहीं पे 13 से 15 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, लेकिन इसकी घोषणा हुई थी, किताबों में चेक करें आप। 12 से 14 जनवरी 2024 को राजस्थान के किस जिले में हुआ, तो वो हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर के अंदर इसका आयोजन हुआ, ठीक है। अच्छा, इसमें जो थीम रखी गई थी वो यूथ आइकन्स के लिए रखी गई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको एक ध्यान में होनी चाहिए कि जो अंतरराष्ट्रीय जो कैमेलिड्स ऊंट वर्ष जो है वो 2024 में मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल कैमेलिड्स ईयर 2024, बिल्कुल आपके लिए ये प्रश्न भी है कि 2023 के अंदर जो है वो हमने कौन सा ईयर मनाया था, और ये घोषणा करने वाला संस्था का नाम पता होना चाहिए, कौन सी होती है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो बीकानेर के अंदर जो है ऊंट महोत्सव मनाया गया। अन्य महोत्सव भी आगे जब आते रहेंगे तो अपने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो महोत्सव था ये बीकानेर के अंदर, एक आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल ऑफिस है, केंद्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है जोड़बीड़ बीकानेर में, उष्ट्र अनुसंधान केंद्र। तो ये कुछ तथ्य आपको पता होना चाहिए, इसीलिए ऊंट महोत्सव का आयोजन इस वर्ष यहाँ पे किया गया। और अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष का बनाया गया, घोषित कब हो रखा है, सन 2024।
आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखें। नीति आयोग द्वारा इसरो के सहयोग से कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा करने हेतु लॉन्च पोर्टल का नाम, देखिए लॉन्च पोर्टल है, अगर फसल उगाएंगे फसल ग्रो, तो ये फसल उगती है तो ग्रो, तो ये इसके पूरा नाम क्या हो जाएगा, आप इसको नोट करेंगे। ग्रीनिंग रीस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्रेशन। देखो, ग्रीनिंग रीस्टोर करना ऑफ वेस्टलैंड, नाम में आ रहा है बंजर भूमि, वेस्टलैंड है, उसको पुनः हरा भरा करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया है, वो ग्रो पोर्टल है। GROWW नहीं है ये शेयर मार्केट वाला, ये GROW है, इसकी फुल फॉर्म है ग्रीनिंग रीस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्रेशन। उमंग, उमंग जो एक ऐप है, ये यूनिक मोबाइल संबंधित है, मोबाइल ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन ऑफ न्यू या फॉर न्यू गवर्नेंस, फॉर न्यू गवर्नेंस, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने मेंशन किया है। यूनिक मोबाइल ऑथेंटिकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस, उमंग एक पोर्टल ऐप है। मानस, ये जो मानस ऐप है, मानस ऐप में एम का मतलब आप ध्यान रखें केवल इतना, इसका मतलब होता है मेंटल हेल्थ संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित जो है वो एक पोर्टल विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है, मानस। ठीक है, तो ये जो मानस ऐप है वो किससे संबंधित है, मेंटल हेल्थ संबंधित, एम का मतलब मेंटल हेल्थ है, और यही ऑगमेंटेशन फिर आगे जाकर के इसमें इसी संबंध बनाया गया। सी विजिल, सी विजिल आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग के द्वारा एक ऐसा ऐप विकसित किया गया है कि अगर आदर्श आचार संहिता में उल्लंघन कोई भी करता है तो इसकी सूचना इस ऐप के द्वारा, चाहे आम नागरिक है या कोई जो मतदाता कर्मी है या जो व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो इस ऐप के द्वारा शिकायत दर्ज करवा सकता है, और वो विद इन जो है वो 100 दिनों में 100 घंटे के भीतर इस शिकायत का निस्तारण कर दिया जाता है। जबकि हमारा जो प्रश्न है वो कृषि वानिकी से संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा GROW। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अगला देखें प्रश्न, मिशन दिव्यास्त्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन दिव्यास्त्र ये किससे संबंधित है, मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किससे, अग्नि 5, PSLV C58, रुद्र M2 और पृथ्वी 3। तो इसका सही जो जवाब है वो हो जाएगा अग्नि 5। अग्नि 5 आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी आपको मेंशन किया है 2 क्लासों में। ऑप्शन आया क्या था, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर भेद करने वाली लगभग 5000 से लेकर के 7000 किलोमीटर तक इनको भेजा जा सकता है। और बात करें अन्य, तो ये जो इससे संबंधित जो मिसाइल संबंधित जो मिशन था, उस मिशन का नाम क्या था, मिशन दिव्य अस्त्र, दिव्यास्त्र। PSLV C58 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो इसके द्वारा C58 इसी वर्ष शुरुआत में 1 जनवरी 2024 को ये लॉन्च किया गया था, और ये इसके द्वारा एक्सपोसैट, एक्सपोसैट का मतलब है एक्स फॉर एक्सरे, एक्स फॉर एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ये लॉन्च किया गया था कब, 1 जनवरी 2024 को। जबकि रुद्र M2 आपको बताया था हवा से सतह मार करने वाली, रुद्र M2 हवा से सतह मार करने वाली एक मिसाइल थी जो भी DRDO द्वारा विकसित की गई। जबकि पृथ्वी 3 जो है वो एक
शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उसके कई प्रकार होते हैं, हमने पहली कक्षाओं में जिक्र इसका किया है। शॉर्ट रेंज, मिडल रेंज, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल और इंटरमीडिएट। तो उनमें से ये कौन सी थी? शॉर्ट रेंज। तो इसी प्रकार से अन्य मिसाइलों के बारे में क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। अग्नि 5 का संबंध किससे है? मिशन दिव्य अस्त्र से। अगला देखें, अगला प्रश्न है, ये बिल्कुल एक स्विस संगठन है IQ एयर। आप अपने इर्द गिर्द, आप जहां भी रहते हैं, आपके शहरों में कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास या कहीं पे बीकानेर में कलेक्टर ऑफिस के पास लगा हुआ है, बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई रहती है, जो अलग अलग वायु को प्रदूषित करने वाले अलग अलग जो पार्टिकुलेट होते हैं, जैसे PM2.5, पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर, उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या जो नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड है, इनकी कितनी कितनी मात्रा जो है वो उस वातावरण में घुली हुई है, उसको जानकारी देने वाली की स्क्रीन लगी हुई रहती है। जब ये एक स्विस संगठन इसको रेगुलेट करता है, IQ एयर, इसने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार पूरे विश्व भर में सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र कौन सा है? राज्य नहीं पूछा है, महानगरीय क्षेत्र। ये गुवाहाटी है, सिवान है, कटिहार या बेगूसराय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेगूसराय, बिहार में एक जगह है, ठीक है। ये IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार, स्विस जो संगठन है उसकी रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व भर में सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है। और कौन से राज्य में है ये? बिहार में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खान बनी सिंदेश्वर खुर्द माइंस किस जिले में स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़? तो इसका सही जवाब, जो एग्जैक्टली सही जवाब है, वो हो जाएगा राजसमंद। उदयपुर से लगभग ये 78 किलोमीटर दूर है, राजसमंद से इसके नजदीक थोड़ी ज्यादा है, तो इसीलिए राजसमंद सही जवाब होगा इसका। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि सबसे अगर पूछा जाए पूरे विश्व में जो फर्स्ट कौन है चांदी के उत्पादन में देश, तो आपको सही जवाब कौन सा मिलेगा? मैक्सिको। मैक्सिको पूरी दुनिया में, यानी उनके चांदी ही चांदी है, ठीक है ना, यानी चांदी की बहुत खाने हैं, वहां पे चांदी का उत्पादन वृहद मात्रा में होता है। अभी कुछ समय पहले जो 2 और 3 स्थान पे जो खाने थी उनमें उत्पादन कुछ कम हुआ, इस वजह से पहले चौथे स्थान पे थी कौन सी? सिंदेश्वर खुर्द। जब इस वर्ष इसकी गणना की गई, सिंदेश्वर खुर्द जो वर्तमान में विश्व की दूसरी सेकंड लार्जेस्ट खान बनी है, उसका संबंध कौन से जिले से है? राजसमंद से। अगला देखें, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आप चैनल को, आपको एक बात बताई गई थी, 2 कक्षाएं पहले हो चुकी है, आप साथ में पेन पेंसिल कॉपी लेकर के बैठे, नोट्स के फॉर्म में इसको बनाएं, ठीक है। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशंस पर और टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद आप अपने हाथ से जो इर्द गिर्द लिखी हुई बातों को समेटें। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये करंट GK है, इसको इतिहास बनने से पहले ही अगर ढंग से कवर कर लिया जाएगा तो आपका भार कम होगा। और ये कक्षा पिन पॉइंटेड टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है, यानी इसका एक ये है कि सारगर्भित तरीके से, यानी एक पुरानी बातों को करके वीडियो को लंबा किया जा सकता है, लेकिन वीडियो को संक्षेप में और जो सारगर्भित तरीके से हर ऑप्शंस में कुछ ना कुछ बात निकल करके आती है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये क्लासेस उसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो आप अपने साथ में नोट डाउन जरूर करते चलें, ठीक है। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। ये है रिपोर्ट के आधार पर विश्व के लैंगिक अंतर रिपोर्ट जो 2024 में कौन जारी करता है? अगर आपसे पूछें तो वो जारी करने वाली संस्था कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। और ये 18वीं इस वर्ष जो इनकी जो गणना थी, लैंगिक अंतर जो है, यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी है, भारत में भी बहुत ज्यादा, इस मामले में कितना स्थान है? तभी भारत का स्थान कितना है? 27, 28, 29, 30 में से 129वां स्थान है। यानी लड़के लड़कियों में भेद जो है वो
भारत में अगर मान ले बात करें 143 देशों में से अगर भारत का स्थान ये है, तो आप समझ सकते हैं कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये रैंकिंग दी जाती है। लेकिन वर्तमान में भारत की स्थिति जो है वो पहले से सुधरी है, लेकिन अभी वर्तमान में 129वें स्थान पर भारत है। अगर बात करें पहले स्थान पे कौन है, लगातार 15 वर्षों से आइसलैंड जो है, और पहले स्थान पे काबिज है। अगर भारत के, अगर पूछते नहीं है फिर भी आपको पूछे कि भारत का इसमें स्कोर क्या है, इसको स्कोर दिया जाता है, तो भारत का स्कोर जो है वो 0.641 है, अगर मान लो स्कोर के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए। अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्रीज की, तो यूरोप जो है उनमें जेंडर इक्वलिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती नहीं है। प्रथम जो 10 स्थान हैं उनमें से 7 देश जो हैं वो यूरोप के देश हैं, और पहले स्थान पर लगातार 15 वर्षों से आइसलैंड जो है वो काबिज है। तो भारत का स्थान कितना है, 129वां। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप इसी तरह से एनडीसी क्लासेस पे जो 2020 सीरीज जो स्टार्ट हुई है करंट जीके की, इनके नोट्स बनाते चले। साथ ही साथ आपको कोई विशेष सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एक बात ध्यान रखें कि अगर आप इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपको करंट अफेयर्स को एक साथ बाद में पढ़ना तुलनात्मक मुश्किल होता है, जबकि इसको डेली लाइफ का हिस्सा बनाते हुए रोजाना 7 बजे क्लासेस से जुड़ें और नोट करते चलें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। वही बात मैंने आपको पहले बताई कि कोई भी आपको कुछ भी देगा नहीं, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो आप कर ही रहे हैं निश्चित रूप से। एक मेहनत यानी व्यस्त हैं आप, ये मान सकते हैं कि आपकी व्यस्तता हो सकती है किसी विषय को लेकर के, लेकिन अगर आप अस्त व्यस्त हैं, व्यस्त से ज्यादा अगर आप अस्त व्यस्त हैं तो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस अस्त व्यस्तता से व्यस्त जरूर बनिए और मस्त रहिए, और इसी तरीके से आगे क्लासेस को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।